हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट, आपका अपना प्यारा सा चैनल। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें हमने अबाउट टू चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract each other। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स लाइक बोले तो सेम पोलरिटी, प्लस प्लस या माइनस माइनस। अनलाइक जहाँ पोलरिटी डिफरेंट हो, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्जेस प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोटॉन है आपके पास और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे सेम चार्जेस है, यहाँ अपोजिट चार्जेस। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। चार्ज क्या है, ट्रांसफेरेबल होता है, मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, तो चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। ठीक है, हमने रबिंग के अंदर भी पढ़ा है, कंडक्शन के अंदर भी पढ़ा है। क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो चार्ज क्या है आपका, ट्रांसफरेबल होता है। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये देखिएगा, नोट डाउन कर लिया इसको। थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज एसोसिएटेड विद मास। थर्ड, चार्ज is associated with mass। ये देखिएगा, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो एसोसिएट करता है किसके साथ, मास के साथ। इसको सिंपल वर्ड्स में समझे कि जो चार्ज है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब चार्ज does not exist without mass। सिंपल वर्ड्स में समझे कि जो चार्ज है आपका मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब जहां पे मास होगा वहीं चार्ज होगा। अगर मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगले देखिएगा, या इसका एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसका मास भी तो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो देखिए, एक मास है आपके पास, उसके साथ चार्ज एग्जिस्ट करता है, ना कि अकेला। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है आपका, हमने पढ़ा कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल।
चार्ज क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और हमने रबिंग के अंदर भी पढ़ा है और कंडक्शन के अंदर भी पढ़ा था हमने कहा एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मान लो दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स 5 पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज 5 नेगेटिव चार्ज। इस पे 5 पॉजिटिव है, इस पे 5 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी बॉडी है, दोनों ही आइडेंटिकल बॉडी है, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, और यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और आपसे पूछ लिया जाए विच बॉडी इज हैवियर, इसमें से हैवियर बॉडी कौन सी है, या दोनों पे सेम मास होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सर नेगेटिव वाली जो बॉडी होगी उसका मास हमेशा पॉजिटिव वाली बॉडी से ज़्यादा होगा। देखिए कैसे, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर पढ़ा है कि अगर रबिंग हो रही है, हमने दो ऑब्जेक्ट, दो आइडेंटिकल बॉडी है मान लो, वो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, यहाँ से दोनों को रब किया, इस पे सपोज दैट 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्जेस आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से 5 नेगेटिव चार्जेस इधर गए, या बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए, और इसने क्या कर लिए? गेन कर लिए। इसका मतलब इसने 5 पॉजिटिव चार्ज इस पे क्यों आया? क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? गेन कर लिए। पहले दोनों ही आइडेंटिकल थे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है मास ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी तो इसने गेन कर लिया, मतलब 5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg जो मास है इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ से इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इट मीन्स इसने इतना मास अपने में से दूसरे को दे दिया। मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो कम मास रखता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ज़्यादा मास, ठीक है। तो नेगेटिवली यहाँ से लिख भी सकते हैं, नेगेटिव बॉडी इज हैवियर देन पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। मतलब दो आइडेंटिकल बॉडी को हमने चार्ज किया और दोनों बॉडीज में अगर जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज होता है वो मास के साथ कंसिस्ट करता है, बिना मास के चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस यूनिवर्स में, ठीक है। अभी तक तो यही है, आगे क्या हो सकता है पता नहीं। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा? हमेशा हैवियर, ठीक है। हाँ, और ये बात भी दिमाग में डाल लेना, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास एग्जिस्ट करता है विदाउट चार्ज बट चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है आपका? कंजर्व होता है। क्या मतलब है चार्ज कंजर्व होता है? तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है भाई? आज से पहले आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, एक डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, it can transfer one body to another। क्या कहा?
हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक वो क्या है कि चार्ज जो है ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है, हमने रबिंग के अंदर पढ़ा है ना भाई। रबिंग में क्या पढ़ा, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो दो बॉडी हैं, इसके पास ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, दोनों ही क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब दोनों पे इक्वल चार्ज है। चलो तो इसका मतलब देखो इस पे भी जीरो चार्ज है ना, और यहाँ पे भी प्लस माइनस चार्जेस इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख देता हूँ, सपोज दैट न्यूट्रल ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक न्यूट्रल है और ये बॉडी भी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो इस पे नेट चार्ज जीरो, इस पे नेट चार्ज जीरो, ठीक है। टोटल चार्ज हमने देखा दोनों बॉडीज पे जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या किया, रब किया, और लेट रब करने के बाद में इस बॉडी पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। पहले दोनों न्यूट्रल थे, रबिंग के बाद में टोटल चार्ज क्या, इस पे क्या आ गया, 2 पॉजिटिव और इस पे 2 नेगेटिव। अब देखो टोटल चार्ज कितना हुआ भाई, इस पे 2 पॉजिटिव आ गया, इस पे 2 नेगेटिव, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज देखिएगा, टोटल चार्ज क्या आया, 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव इज 0। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी लास्ट पढ़ी कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, यस हो सकता है, यहां से चार्ज यहां ट्रांसफर हुआ, टोटल चार्ज हमारा 0 था दोनों का टोटल चार्ज, लेकिन रबिंग के बाद में यहाँ 2 पॉजिटिव आ गया 2 नेगेटिव आ गया, दोनों ही चार्ज हो गए। लेकिन हम जब इनका टोटल पूरे सिस्टम का चार्ज देखते हैं, नेट चार्ज देखते हैं, वो अभी भी हमारे पास क्या है, 0 है। क्या है, 0, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कंडक्शन का। कंडक्शन का क्या एग्जाम्पल है, अब इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, लिखा आपने, ओके। यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप अपने दिमाग में रखिएगा, हम इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमने कंडक्शन का रखा। कंडक्शन क्या है भाई, एक बॉडी पे मान लो 6 पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा क्या है भाई, न्यूट्रल है। हमने दोनों को कांटेक्ट में लाए और इस पे मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे आ गया 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले इस दोनों का टोटल चार्ज कितना है, 6 + 0 इज 6। इन दोनों का टोटल चार्ज देखें, 3 पॉजिटिव 3 + 3 इज 6। मतलब पहले भी टोटल चार्ज 6 था और अभी भी क्या है, 6 है। इसका मतलब चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ना कि वो बन रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमने ये उस टाइम हमारे साइंटिस्ट ने हमें ये एग्जांपल दिए और हम इनसे क्या कर गए, ठीक है सर ऐसा होता है, हमने मान लिया। उसके बहुत सालों बाद डिस्कवरी हुई एटम बॉम्ब। क्या बना, एटम बॉम्ब। अब भैया एटम बॉम्ब बन गया, क्या होता है एटम बॉम्ब के अंदर, जब वो एक्सप्लोड होता है तो अपने आसपास क्या करता है भाई, वहाँ मास को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अपने आसपास जो भी मास है वहाँ उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, E=mc², है ना। तो मास से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलेगी, आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो जब एटम बॉम्ब बना तो कहा गया कि यार वहाँ तो मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय है, मतलब वो मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया था कि बिना मास के कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जहां मास है वहां चार्ज तो है ना। इसका मतलब जहां पे ये एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया वहां मास क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। और मास के बाद चार्ज तो होता है, मास के पास
चार्ज तो होता है ना। अरे भाई एटम क्या है, मान लो मास का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एटम है ना। एटम क्या है, एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन चार्ज तो होता है उसके पास। इसका मतलब जब मास डिस्ट्रॉय हो गया तो चार्ज भी तो डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखो, अभी तक हम जिस डेफिनेशन को रटे बैठे थे वो डेफिनेशन तो हमारी क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गया। इट मीन्स यार चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इतने सालों पहले जिसने ये चार्ज इज कंजर्व्ड बोल दिया वो तो गलत है, लेकिन किसी की बात इतनी आसानी से माननी नहीं चाहिए कि, क्योंकि हमारी जो नेचर है उसके अंदर अगर एक चीज़ पॉसिबल है तो उसका एंटी भी पॉसिबल होता है। उसके बाद में रिसर्च किया गया और उन्होंने यहाँ से चलो मास डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, इसका मतलब मास क्या बनाया भी जा सकता है, तो इस पे भी किया गया। तो इस पे क्या किया गया, जैसे हमारी जो बड़ी मेटल्स होती हैं, प्लेटिनियम जैसी मेटल्स है, उस पे अगर हम यहाँ से गामा रे की बॉम्बार्डमेंट करवाएं तो यहाँ क्या मिलता है हमें, एक प्लस और एक माइनस चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली जिस टाइम ये थ्योरी दी गई थी उस टाइम तो ये था नहीं, लेकिन अभी 7-8 साल पहले ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, कि गामा रे अगर इस पे बॉम्बार्ड हुआ तो यहाँ से एक प्लस और एक माइनस चार्ज बना, और यहाँ इस प्लस, इसको ये क्या है, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोला, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, इसको क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन बनता है तो किसका, एंटी पार्टिकल। पॉजिट्रॉन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। तो यहाँ क्या देखा गया कि जब गामा रेज की बॉम्बार्ड की गई इसके ऊपर, गामा रेज इस पे प्लेटिनियम जैसी बड़ी मेटल्स है उनके ऊपर डाला जाता है, तो यहाँ पे ये हमें क्या मिलता है, एक प्लस और एक माइनस, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसका मतलब क्रिएट भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है ना। चलो देखें, इसका मतलब चार्ज तो क्रिएट भी हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया। अब हमने दो फिनोमिना देखे चार्ज कंजर्वेशन के नीचे, दोनों लिखिएगा। पहला बोलते हैं एनहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, खत्म, विनाश। क्या हुआ यहाँ पे, चार्ज डिस्ट्रॉय, तो यहाँ क्या बोलेंगे, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्या हुआ कि इसमें भाई एक पॉजिट्रॉन और अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस माइनस चार्जेस है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोला भाई, एनिहिलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एनिहिलेशन प्रोसेस। तो एनिहिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि भाई चार्ज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक है, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड फिनोमिना क्या हुआ भाई, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन क्या हुआ, प्लेटिनियम जैसी मेटल्स पे क्या कर रहे थे हम, बॉम्बार्डमेंट करवा रहे थे। तो यहां क्या हो रहा, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएट भी हो गया। क्यों, यहां से हमने देखा भाई गामा रेज हैं, यहां से क्या बन गया भाई हमारा, एक पॉजिट्रॉन मिला और एक इलेक्ट्रॉन। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। तो ये सब चार्ज कंजर्वेशन में हो रहा है। तो देखो पहले हमने कहा चार्ज इज कंजर्व्ड, ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, पहले हम पढ़ते थे। उसके एग्जाम्पल भी से हमने रबिंग का दिया, कंडक्शन में दिया। लेकिन बहुत टाइम बाद में यहाँ पे हमारा, मैंने एटम बम का एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ मास हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा था। डिस्ट्रॉय होने की वजह से एनिहिलेशन प्रोसेस हुआ, मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है और चार्ज क्रिएट भी हो रहा है। इसका मतलब हमने जो डेफिनेशन बनाई थी, जो साइंटिस्ट ने हमें जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी थी, वो क्या है, इसका मतलब वो रॉन्ग प्रूव हो गई? नहीं,
अभी थोड़ा सा इसमें समझना बाकी है। इस प्रोसेस के अंदर चार्ज बना और यहाँ चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ, लेकिन क्या लग रहा है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्लस और माइनस दोनों ही जब क्या हो रहे हैं, दोनों पेयर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और पेयर ही बन रहे हैं। तो यहां लिखेंगे चार्ज कैन बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स, इन पेयर्स। आई बात समझ में? मतलब चार्ज को हम पेयर्स की फॉर्म में ही बना सकते हैं और पेयर्स की फॉर्म में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जरा इसको लिख लीजिएगा। लिखा आपने? वेरी गुड। तो यहां पे क्या कहा मैंने, चार्ज कंजर्वेशन के अंदर कि चार्ज बन भी रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी पहली डेफिनेशन थी वो क्या थी, चार्ज neither be created nor be destroyed, it can transfer one body to another। यही लिखा ना? यहां से ये डेफिनेशन रॉन्ग प्रूव नहीं, बस इसमें एक वर्ड हमने ऐड कर दिया जो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मैंने पहले लिखवाई थी, उसमें सिर्फ ये लिख लीजिएगा, एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड का मतलब या फिर ए सिंगल चार्ज, मतलब एक अकेला चार्ज हमेशा किस में बन रहा था, पेयर में बन रहा है और पेयर में डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इतनी मेहनत हम यार साइंटिस्ट ने जिन्होंने की थी उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। तो उसकी डेफिनेशन में सिर्फ चेंज क्या हुआ, एन आइसोलेटेड चार्ज, एक अकेला चार्ज ना बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हमेशा बनेगा तो पेयर की फॉर्म में और डिस्ट्रॉय भी होगा तो पेयर्स की फॉर्म के। अंडरस्टूड? तो इसको दूसरे मीनिंग के अंदर इस डेफिनेशन को हम ये भी कह सकते हैं, एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या लिखा, सॉरी इसको ऐसे लिखिएगा, चार्ज इज कांस्टेंट for an isolated system। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये हमारा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब ना अकेला चार्ज बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनहिलेशन प्रोसेस क्या होता है, पेयर फॉर्मेशन क्या होता है, और दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आई आपको? रब करूं इसको? ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन। ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में 95% आता ही आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिएगा, ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अगर इसका नेम क्वांटाइजेशन, क्या मतलब, रिलेटेड टू क्वांटिटी, रिलेटेड टू क्वांटिटी। और किसका, चार्ज। अब चार्ज भाई को लिक्विड तो है नहीं, तो चार्ज क्वांटिटी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी क्वांटिटी है, उस पर चार्ज कितना है, वो अगर फाइंड करना है तो क्या कौन सा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये कैसे, तो हमने कहा भाई अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट
मान लो इस बॉडी पे 5 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पे क्या क्वांटिटी होगी? 6 पॉजिटिव चार्ज। या हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है 3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव चार्ज। क्या 3.5 चार्ज होगा? यहां से देखिएगा, तो हम काउंट करते हैं। देखो यहां बेसिकली सीधा सा इसको काउंटिंग से रिलेट करो। कभी 1 2 3 काउंटिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना। तो यहां सिर्फ चार्ज की काउंटिंग करनी है, और कौन सा चार्ज काउंट करना है ना। तो देखिएगा, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है यहां चार्ज को देखना चाहते हैं, तो यहां सिर्फ हमको क्या काउंट करना है? चार्ज को काउंट करना है। कोई भी बॉडी है उस पर कितना चार्ज है, अब वो चार्ज कौन सा काउंट करना है वो देखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज वहां बिखरा पड़ा है ना। तो देखिएगा अब चार्ज कैसे, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला आप सबने देखोगे बुक्स के अंदर, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस एन ई, कि चार्ज कैसे निकालेंगे क्वांटाइजेशन से? एन ई। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई यहाँ पे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन क्या हुआ? हमने किसको काउंट किया? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को। मैंने कहा ना कि मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो और एक पे। अब इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ठीक है, इसका एंटी पार्टिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भाई उसको क्या कंसिडर करेंगे? प्लस में, और माइनस है तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये है कि हम क्या काउंट करेंगे? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो प्लस चार्ज है ना, तो इस पे 4 प्लस चार्ज है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ एक मैंने बताया ना पॉजिट्रॉन, तो यहाँ हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉजिट्रॉन्स है। क्या है? पॉजिट्रॉन्स है। या यहाँ से हमें साफ साफ पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा भाई? 4 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इससे क्या गए? 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए ना यहाँ से, इसीलिए इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब प्लस चार्ज है तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा। यस, ओके। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि यार यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आया, वहाँ पे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का ही क्यों काउंट करे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों काउंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों आता है? क्योंकि भाई हमारे जो यूनिवर्स में जो चार्ज है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो क्या क्या कहते हैं? इट इज द चार्ज विच इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। मतलब देखिएगा यहाँ क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा चार्ज, जो छोटे से छोटा चार्ज इस यूनिवर्स में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए हम इसको बोल देते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एक अकेला चार्ज ये है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मतलब फ्रीली मिल जाएगा हम लोगों को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q = NE, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो टोटल चार्ज निकालना है, तो ये क्या हुआ? इट इज द टोटल चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पे, और उस पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं और
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, दोनों से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों रखा जाता है, मैंने कहा ये ही एक अकेला ऐसा चार्ज है जो यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉन से स्मॉलेस्ट चार्ज भी मिलते हैं, लेकिन वो आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं मिले। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बाकी जैसे हम क्वार्क की बात करें जो, तो क्वार्क होते हैं इससे कम, ठीक है, क्वार्क मिल जाते हैं, ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि क्वांटाइजेशन जो चार्ज है वो एक माइक्रो लेवल पे क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ठीक है, लेकिन अगर इसको मैक्रोस्कोपिक पे देखें, बड़ी ऑब्जेक्ट पे देखें, तो वहाँ हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, फेल हो जाता है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए। जो बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, जैसे बोर्ड है, अगर इस पर चार्ज निकालना है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे काउंट करेंगे, है ना। तो ऐसी बड़ी बॉडीज़ के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कर जाता है, वहाँ पे उसको अप्लाई करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक तक ठीक है, मैक्रो के लिए ये नहीं लगेगा। ओके, दोबारा से उसी पॉइंट पे आता हूँ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं। देखो क्या है, दैट आर क्वार्क्स। क्या बोलते हैं उन्हें, क्वार्क। ठीक है, जैसे आप क्वार्क, अप डाउन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो। ठीक है, 12th के हिसाब से ठीक है, वैसे तो अप डाउन होता है, टॉप बॉटम होता है। ठीक है, चलो देखिएगा, जैसे अप डाउन, तो जो अप क्वार्क होता है उस पर चार्ज होता है 2e/3 और इस पे होता है -e/3। मतलब देखो वो नहीं है कि एटम में स्मॉलेस्ट, पहले एटम स्मॉलेस्ट होता था, फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भाई स्मॉलेस्ट होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज क्वार्क्स, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ये 2e/3 इस पे चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, -e/3 चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते। डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली रखता है, इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फेल कर जाता है, नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ फेल नहीं होता, क्वार्क की वजह से वो सही है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है जो चार्ज इंडिपेंडेंटली मिले, Q = NE, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेंगे। क्वार्क हमें हेड्रॉन्स की फॉर्म में मिलते हैं। हेड्रॉन्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, एक अकेला क्वार्क नहीं मिलेगा। जैसे आपका जो न्यूट्रॉन है वो भी क्या है, एक क्वार्क है, सॉरी हेड्रॉन है। देखिए कैसे, ये भी आपका क्या बना हुआ है, जो न्यूट्रॉन है वो भी क्वार्क से मिलके बना हुआ भाई। कैसे, 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अप अप डाउन, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके क्या बनाएगा आपका, हेड्रॉन्स। ठीक है, देखिएगा कैसे, आपको पता है भाई न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0, तो डाउन क्वार्क पे कितना, -e/3 प्लस 2e/3, एलसीएम लीजिए, -e प्लस 2e, क्या हो गया, 0/3। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन पे देखिएगा, प्रोटॉन पे क्या होता है, अब 2e/3 प्लस 2e/3 प्लस -e/3, एलसीएम लीजिएगा, 3 एलसीएम आ गया,
2e प्लस 2e माइनस e इज इक्वल टू 3e/3। प्रोटॉन पे क्या हुआ? प्लस e। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दैट आर हाइड्रॉन्स, और ये सब क्वार्क से मिलके बने। लेकिन अगर क्वार्क से हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फेल नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमें इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते। ये आपका था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछे कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है दैट, अगर वो एक वो आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, तो क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो सकता है, सीडी जैसे चढ़ते ना, 1 सीडी 2 सीडी, 1.5 सीडी तो नहीं होती ना 1.5, तो इसलिए या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। ठीक है, या आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ 8 × 10⁻⁻18 चार्ज क्या एग्जिस्ट करेगा, तो आप निकाल सकते हो। आपसे पूछ रहे दिस चार्ज कैन एग्जिस्ट, तो कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू NE, Q इज 8 × 10⁻⁻18 N × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सोल्व कीजिएगा जरा इसको। तो यहाँ से दोनों 19 इधर है, इधर 18, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, प्लस, तो ये आ गया 80 इज इक्वल टू 1.6 इंटू N। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, N इज इक्वल टू 80 100/6 50 50 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पूरा नंबर आ जाता है तो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, चार्ज इज इनवेरिएंट। लास्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या है आपका? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब जो वेरी ना करे, जो चेंज ना हो, डज नॉट चेंज। मतलब ये आपका चेंज नहीं करता। जैसे कि इसको मास के साथ हम लेते हैं कि अगर मास जो हमारा, ये एक थ्योरी भी है कि मास जो है अगर एक वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ मास भी चेंज होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 1 - v²/c², ऐसा फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो ये फॉर्मूला में क्या बताता है कि मास चेंज करता है, लेकिन अगर हम चार्ज को हम किसी भी वेलोसिटी से मूव करवाएं, चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अगर चेंज आता तो ये एटम है हमारा, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसके सराउंडिंग, ये रिवॉल्व ही तो करता है। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है और इसकी वेलोसिटी भी है, अगर वेलोसिटी के साथ ये तो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता, अगर ये इसकी वैल्यू चेंज होती ही तो ये तो इससे ज़्यादा ही चार्ज एग्जिस्ट कर जाता, और हमारा एटम क्या न्यूट्रल रहता? क्या एटम न्यूट्रल रहता? नहीं। तो एटम हमारा न्यूट्रल है, इसका मतलब चार्ज वेरी नहीं करता, चाहे उसे आप किसी भी वेलोसिटी से मूव करवाएं। मास आपका चेंज होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को फिनिश कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।